ये है एक नॉर्मल दिमाग और ये है एक गाने सुनता हुआ दिमाग। इस ब्रेन स्कैन इमेज पर आप देख सकते हो कि गानों पर, म्यूजिक पर हमारा दिमाग किस तरह से रिस्पॉन्स और एक्टिव हो जाता है। आपको बॉलीवुड मूवीज का वो सीन तो याद ही होगा कि एक कैरेक्टर की मेमोरी याददाश्त चली जाती है और जब उसका कोई फैमिली मेंबर उसे गाने सुनाता है तो उसकी याददाश्त अचानक से वापस आ जाती है। एंड क्या आपको पता है कि ये असल में हो सकता है? काइंड ऑफ। तो किस तरह आपका फेवरेट गाना आपके मूड को बदल सकता है, आपको खुश कर सकता है, आपको दुखी कर सकता है। म्यूजिक इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है कि आपके दिमाग को इस तरह से एक्टिव कर दे। और एक बड़ा सवाल कि म्यूजिक होता क्या है, हमारा दिमाग किस तरह से म्यूजिक को क्रिएट करता है। और अगर आप एक म्यूजिशियन हैं तो आपको इस वीडियो में म्यूजिक के बारे में कई सारी नॉलेज मिलेगी, हिस्ट्री से लेकर साइंस तक। तो तैयार हो जाइए संगीत की दुनिया में जाने के लिए। माय नेम इज आशु एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले ये डिस्कस करते हैं कि म्यूजिक होता क्या है। आपके दिमाग में नॉर्मली ये सवाल नहीं आया होगा। गाना जिसे हम सुनते हैं, जिससे हमको अच्छा लगता है, वेल म्यूजिक की एक डेफिनेशन है कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड्स क्रिएट कंपोजिशन विथ हार्मोनी, मेलोडी, रिदम एंड अदर एक्सपेंसिव कंटेंट। यानी ध्वनि का एक संयोग जो रूप, सामंजस्य, अन्य अभिवाजनक संगाति के साथ एक रचना बनाता है। आसान भाषा में म्यूजिक कई सारी अलग अलग आवाजों का कॉम्बिनेशन होता है जिसे हम सुनते हैं। तो क्या म्यूजिक की सेम डेफिनेशन सॉन्ग्स पर भी लागू होती है? सॉन्ग्स और म्यूजिक ये दोनों तो सेम होते हैं ना? वेल अगर आपको ऐसा लगता है तो आप गलत है, क्योंकि म्यूजिक और सॉन्ग्स में कुछ अंतर है। म्यूजिक वो होता है जिसमें कई सारे इंस्ट्रूमेंट हो, हारमोनी के पीसीस हो, लेकिन उसमें वोकल नहीं होते, यानी किसी सिंगर की आवाज या लिरिक्स नहीं होती, जैसे कि मोजार्ट या फिर सोनाटा। और दूसरी तरफ सॉन्ग्स वो होते हैं जिसमें हारमोनी हो, पैटर्न हो और इसी के साथ उसमें लिरिक्स और वोकल्स भी मौजूद हों, जिसमें किसी सिंगर ने गाया हो। अभी की बात करें तो हर कोई म्यूजिक कम सुनता है लेकिन सॉन्ग्स ज्यादा सुने जाते हैं जिसमें आपके किसी फेवरेट सिंगर ने गाया हो। और म्यूजिक और सॉन्ग्स तो कई सालों से बनते आ रहे हैं, लेकिन अगर थोड़ा और पीछे जाएं तो क्या 10,000 या 20,000 साल पहले लोग गाने सुनते थे या गाने बनाते थे? वेल 10 या 20,000 साल नहीं, म्यूजिक उतना ही पुराना है जितने पुराने हम इंसान हैं। कई रिसर्चर्स का कहना है कि म्यूजिक की शुरुआत इंसान की चलने की आवाज से हुई थी। हमारे पूर्वजों के कदमों की आवाजों के पैटर्न से दिमाग ने म्यूजिक को समझना शुरू किया होगा, क्योंकि चलने में भी कई सारी आवाजें या पैटर्न्स बनते हैं। लेकिन अगर इसकी डिटेल में जाएं तो सबसे पहला म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होने का अनुमान 40,000 बीसी पहले बताया जाता है। इनमें कुछ इंस्ट्रूमेंट होते थे जैसे कि बोन फ्लूट, जो करीब 30 से 40,000 बीसी के समय मौजूद थी। उस जमाने में चाइना, यूरोप या पेरू जैसे जगहों पर कई सारे लोग बोन फ्लूट्स को बनाते थे, जिसे बनाने के लिए वो जानवरों की हड्डियों का या फिर इवोरी का यूज करते थे। रिसर्चर्स को कई सारी पुरानी गुफाओं में ये बोन फ्लूट होने के सबूत मिले हैं। और कमाल की बात तो ये है कि ये बोन फ्लूट हमारे करीबी पूर्वज निएंडरथल्स के पास भी होती थी। निएंडरथल प्राइमेट्स हमारे ही होमिनिन स्पीशीज है जो करीब 2 लाख साल पहले यूरोप जैसी जगहों पर रहती थी। फोटो में आप देख सकते हैं कि ये करीब करीब हमारे जैसे ही लगते थे, क्योंकि ये हमारी ही प्रजाति थी। अब अगर इनके पास भी वो बोन फ्लूट्स होती थी तो इसका मतलब वो बोन फ्लूट्स बनाते भी थे और बजाते भी थे, जो सिंपली उनके रिलीजन या रिचुअल्स के लिए काम आती होगी। लेकिन यहाँ पर एक सवाल आता है कि निएंडरथल्स ने बांसुरी बनाने के लिए इन हड्डियों में छेद कैसे किया होगा, क्योंकि फ्लूट बनाने के लिए कोई ऐसे वैसे छेद तो नहीं कर सकते ना, बिल्कुल एक्यूरेट छेद करने होंगे तभी जाकर वो बांसुरी बनेगी और बजेगी। तो यहाँ पर 2015 की एक स्टडी सामने आती है जिससे पता चलता है कि वो हड्डियों में जो छेद है ना, वो शायद आइस एज जमाने के हाइनास ने अपने दांतों से किए होंगे, क्योंकि इन हड्डियों पर हाइनास के दांतों के निशान मिले हैं। अब यहाँ पर मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा कि बांसुरी कितनी पुरानी है या फिर वो हमारे पूर्वज निएंडरथल के पास थी या नहीं। बांसुरी 40,000 बीसी के समय मौजूद थी और उसी टाइम बनी होगी, हमें यह पता है। लेकिन निएंडरथल्स के पास बांसुरी थी या फिर वो बांसुरी बजाते थे या बनाते थे, इसका अनुमान लगाना मुश्किल है। लेकिन अकल के मामले में वो हमसे कम नहीं थे और उस हड्डी को बांसुरी बनाने के लिए उसमें छेद शायद उन्हीं ने किए हों। तो बांसुरी के बाद आता है क्ले टैबलेट, जो करीब 1400 बीसी के समय मौजूद था। 1950s में आर्कियोलॉजिस्ट को क्ले टैबलेट्स मिले थे जिन पर कोनेफॉर्म भाषा में कुछ लिखा हुआ था। ये भाषा एंशिएंट टाइम के लोग यूज करते थे, जैसे कि मेसोपोटामियम या पर्सिया के लोग, जिसमें ज्यादा कुछ नहीं, बस कुछ शेप्स होती थी और कैरेक्टर्स होते थे। उन क्ले टैबलेट्स को लेकर रिसर्चर्स का कहना है कि इन पर लिखी हुई चीजें एक म्यूजिकल नोटेशन यानी लिरिक्स हो सकते हैं, यानी उस जमाने के लोगों ने सॉन्ग्स बनाए होंगे और उन्हें लिखा भी होगा। इससे हमें पता चलता है कि 1400 बीसी के समय लोगों ने सॉन्ग्स का इन्वेंशन कर लिया था। लेकिन ऐसा होना भी संभव है कि और कई पुराने जमाने में बांसुरी के अलावा कई सारे हड्डियों के या लकड़ियों के इंस्ट्रूमेंट्स होते होंगे। लेकिन क्योंकि लकड़ियां और हड्डियां समय के साथ बायोडिग्रेड हो जाती हैं तो उन्हें ढूंढना काफी मुश्किल होगा। इसके बाद आया कॉर एंड ग्लेस, क्लैरिनेट, ई फ्लैट, बस क्लैरिनेट, बेजोन एंड कॉन्ट्राबोजोन। और ये सभी इंस्ट्रूमेंट्स वुडन इंस्ट्रूमेंट्स की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि ये लकड़ी के बने होते थे। कई तरह की बांसुरी के बाद आया मेरा फेवरेट गिटार।
जो एशियन टाइम से ही मौजूद है और कई रिसर्चर्स का कहना है कि ये इजिप्ट में ओरिजिनेट हुआ था। शुरुआत में गिटार कुछ ऐसे दिखते थे, एक डब्बा जिस पर 2 स्ट्रिंग्स लगी होती थी। इसके बाद ये कुछ ऐसे हुए, शेप सेम था लेकिन इसमें एक से ज्यादा स्ट्रिंग्स थी, जिसे 17वीं सेंचुरी के स्पेन से फ्रांस और इंग्लैंड तक सभी लोग बजाते थे। इसके बाद बना ये गिटार, क्लासिकल गिटार या फिर गिटार एस्पेनोला, और ये गिटार स्पेनिश कल्चर का एक सिंबल भी है। अब इसके इन्वेंशन की बात करें तो इसमें कई सारे इन्वेंटर्स का हाथ था, जैसे कि एंटोनिया डी टोरेस, क्रिस्टियान फ्रेडरिक, लियो, पंडित ब्रिज। इन सभी ने गिटार को और भी ज्यादा बेहतर बनाया। गिटार की टेक्निक यूज करके लेरा और सितार बनाया गया, जिनके बारे में हम सभी जानते हैं। गिटार के बाद बनाया गया पियानो। पियानो का इन्वेंशन 1700 के करीब एक बार्टोलोमेओ क्रिस्टोफोरी नाम के एक शख्स ने किया था। पियानो दुनिया का पहला इंस्ट्रूमेंट था जो सॉफ्ट और लाउड टोन्स को एक साथ बजा सकता था। इसका नाम पहले क्लेविकम्बालो कोल प्लानियो फोर्टी रखा गया था, जिसके बाद इसे हाप्शी कॉर्ड और शॉर्ट में पियानो नाम दे दिया गया। अब क्रिस्टोफोलियो का पियानो था तो एक रेवोल्यूशन, लेकिन ये काफी कॉम्प्लेक्स और एक्सपेंसिव था, यानी इसे सीखना और खरीदना इतना आसान नहीं था। इसलिए पियानोस को करीब 100 साल लगे एक मेन स्ट्रीम इंस्ट्रूमेंट बनने में। 19वीं सेंचुरी के समय पियानो रोमांटिकली एक ट्रेंड बन चुका था। इसमें कई सारे चेंजेस किए गए, जैसे कि क्राफ्ट आयरन की फ्रेम्स का यूज किया जाना। 1781 में जॉन ब्रॉडवुड ने इसकी कीज में कुछ बदलाव किए। 1855 में स्टीनवे एंड सन्स ने स्क्वायर पियानोस इंट्रोड्यूस किए, जिसमें आयरन फ्रेम का यूज किया गया, और इसका इंट्रोडक्शन न्यूयॉर्क के एक काफी बड़े इवेंट में किया गया था। अब इंस्ट्रूमेंट कोई सा भी हो, उसकी मधुर आवाज, उससे बनाए गए अनमोल संगीत का मतलब बनाना और उसे समझने का काम करता है हमारा दिमाग। साउंड वेव सिस्टम से ट्रेवल करते हुए आपके कान के अंदर मौजूद ईयर ड्रम तक पहुंचती है। यहाँ पर मौजूद स्पेशल सेल्स, जिन्हें हेयर सेल्स कहते हैं, वो इन साउंड्स वाइब्रेशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करती है, जो ऑडिटरी नर्व के थ्रू आपके दिमाग तक पहुंचती है। इसके बाद दिमाग में मौजूद ऑडिटरी कॉर्टेक्स, जो साउंड्स को प्रोसेस करने का काम करता है, ये हिस्सा उन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को साउंड्स के रूप में समझता है। लेकिन किसी के बोलने की आवाज या किसी और चीज के आवाज के अलावा म्यूजिक या गानों की आवाज को दिमाग कुछ स्पेशल और अलग तरीके से समझता है। ब्रेन स्टेम, जो दिमाग का काफी पुराना हिस्सा है, ये हिस्सा तेज आवाज या शॉक करने वाली आवाजों पर रिफ्लेक्स बनाता है। जैसे कि आपने अचानक कोई तेज आवाज सुनी तो आपका ब्रेन स्टेम एक्टिव हो जाएगा। इसके बाद बेसल गैंग्लिया, जो प्लेजर पर रिस्पॉन्स करता है। इसका काम है ये पता लगाना कि कोई चीज आपको प्लेजर दे रही है या फिर वो बिल्कुल अनप्लेजेंट है। इसके बाद अमिगडाला, जो इमोशंस को प्रोसेस करता है, जैसे कि गुस्सा, नफरत, प्यार या फिर दुख। नियोकॉर्टेक्स, जो कई सारे हाई ऑर्डर फंक्शंस जैसे कि सेंसरी कॉर्टेक्स, कॉग्निशन, मोटर कंट्रोल या पैटर्न्स को समझने का काम करता है। जब आप कोई म्यूजिक सुनते हो तो आपके दिमाग के ये सभी हिस्से एक्टिव हो जाते हैं। बोलने पर आवाजों का जो पैटर्न बनता है ना, वो म्यूजिक के मुकाबले बहुत कम होता है। बोलने पर एक इंसान लिमिटेड वोकल रेंज का यूज करता है, लेकिन म्यूजिक के पैटर्न्स में रिदम, आवाज और साइलेंस को एक साथ अरेंज किया जाता है, जिससे दिमाग इन सभी पैटर्न्स को एक अलग और स्पेशल तरीके से समझ पाता है। वन निकल्स एरिया, जो सुनी गई बातों का विश्लेषण समझता है। जब आप कोई गाना सुनते हो तो ये हिस्सा उस गाने को स्टोरी के रूप में इमेजिन करता है, शुरू से अंत तक। बेसल गैंग्लिया के एक्टिव होने से आपको उस गाने से प्लेजर मिलता है। एमिगडाला के एक्टिव होने की वजह से आप उस गाने से इमोशनली कनेक्ट हो पाते हो। इसलिए कई स्लो और इमोशनल गाने आपको इमोशनल कर देते हैं, और कोई तड़कता भड़कता गाना आपके अंदर एनर्जी भर देता है। नियोकॉर्टेक्स उस गाने के अलग अलग पैटर्न्स को समझता है, और इस पैटर्न में कई लोग ऑटोमेटिकली नाचना शुरू कर देते हैं। कोई भी गाना सुनते ही आपके हाथ ऑटोमेटिकली हिलने लग जाते हैं, क्योंकि ये पैटर्न मोटर कॉर्टेक्स को एक्टिव करता है, जो हिस्सा आपके मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। और म्यूजिक की वजह से इसका एक्टिव होना और आपके हाथ पैर हिलना बिल्कुल नेचुरल है। लेकिन म्यूजिक किसी की याददाश्त को कैसे वापस ला सकता है? जैसा कि हमने फिल्मों में देखा है, तो दिमाग का लिम्बिक सिस्टम है ना, ये आपकी कई सारी मेमोरीज, इमोशंस और बिहेवियर को कंट्रोल करता है और उन्हें याद रखता है, जो हमारे पूर्वजों के लिए काफी जरूरी होती थी। इसलिए ये दिमाग का सबसे पुराना हिस्सा है। म्यूजिक सुनते समय दिमाग के कई हिस्सों के साथ लिम्बिक सिस्टम भी एक्टिव हो जाता है। अगर पास्ट में आपने कोई अपना मनपसंद काम अपने मनपसंद गाने को सुनते हुए किया हो, तो आपका लिम्बिक सिस्टम आपके एक्सपीरियंस के साथ उस वाइब्रेशनल पैटर्न यानी उस गाने को भी जोड़ देगा, जिसे ये हमेशा याद रखेगा। क्योंकि आपका दिमाग पास्ट के सबसे ज्यादा अच्छे और सबसे ज्यादा बुरे इवेंट्स को जिंदगी भर याद रखता है, जिस वजह से जब आप वो गाना सुनोगे तो आपको उसी इवेंट की याद आएगी जो आपने उस गाने के साथ बिताया था, क्योंकि आपका वो गाना और आपके इमोशंस कनेक्ट हो चुके हैं।
लेकिन इस तरह से सिर्फ वही यादें वापस आ सकती हैं जो आपको याद हो। अगर किसी ब्रेन इंजरी से परमानेंट मेमोरी लॉस हुआ हो तो उस मेमोरी को वापस लाना मुमकिन नहीं होता। इस सब के साथ म्यूजिक के बारे में एक खास चीज है कि म्यूजिक आपके दिमाग और उसके हेल्थ के लिए काफी अच्छा होता है। गाने आपके दिमाग को एक अलग ही लेवल पर एक्टिव कर देते हैं। ये आपका मूड सही कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं और ये डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी चीज़ों को भी कम कर सकते हैं। अगर किसी चीज़ में आपका दिमाग नहीं चल रहा, जैसे कि पढ़ाई या फिर कोई आइडिया जो आपको आ ही ना रहा हो, तो आपको कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजाना चाहिए या आपका फेवरेट गाना सुनना चाहिए, जिससे आपका दिमाग फ्रेश होगा और आपको एक से बढ़कर एक बढ़िया आइडियाज आएंगे। इसलिए तो सर आइंस्टाइन जब थक जाते थे ना, तो वो अपना प्यारा वायलिन बजाते थे, जिससे उनका दिमाग दौड़ने लगता था। पुराने जमाने से लेकर आज तक हमारे म्यूजिक का तरीका और उसे बजाने का तरीका काफी बदल चुका है। हमारे पास कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं, लेकिन कितने ही जमाने क्यों ना बीत जाए, हम इंसानों की कई सारी पहचान के साथ म्यूजिक भी हमारी एक पहचान रहेगी। इसलिए तो कई म्यूजिशियंस कहते हैं व्हेन वर्ड्स फेल म्यूजिक एक्सप्रेस। जब शब्द ना समझा सके तो संगीत समझाता है। जाने से पहले आपको म्यूजिक और दिमाग का एक कनेक्शन दिखा देता हूँ। ये दोनों वीडियोस बिल्कुल साइलेंट है, बस आपको बताना है कि क्या आपको ये दोनों वीडियो सुनाई दी। तो ये रही वीडियो, सुनाई दी? वापस देखिए। वेल चांसेस हैं कि आपको ये दोनों आवाज़ें सुनाई दी होंगी, शूज़ के टकराने की और ताली बजाने की, क्योंकि दिमाग विजुअल इन्फॉर्मेशन में भी म्यूजिक को ढूंढ सकता है और हर चीज़ गाने में बदल सकती है। बी साइंटिफिक, बी क्यूरियस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।